ब्यूटी सीजन 1 के पहले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही शानदार और चमकती हुई फैशन शो से होती है, जहां मॉडल्स रैंप पर वॉक कर रही होती हैं। माहौल पूरी तरह से ग्लैमर और स्टाइल से भरा हुआ होता है, लेकिन अचानक वहां का मंजर एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। उन मॉडल्स में से एक मॉडल अचानक ही आपा खो बैठती है और बेहद हिंसक हो जाती है। वो वहां मौजूद मेहमानों पर हमला करना शुरू कर देती है और उसका रवैया देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी जुनून में मुब्तला है। उसकी सबसे अजीब हरकत ये होती है कि वो पागलपन की हद तक पानी पीने की कोशिश करती है, जैसे उसके अंदर कोई आग लगी हो जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। इस हंगामे के बाद वो बाहर की तरफ भागती है और अपनी दहशत को सड़क तक ले जाती है, जहां वो जबरदस्ती एक मोटरसाइकिल चुरा लेती है। उसकी ड्राइविंग इतनी लापरवाह और तेज होती है कि जल्द ही उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा। जख्मी होने के बावजूद वो किसी तरह घसीटते हुए करीबी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उसका वही पुराना पागलपन फिर से शुरू हो जाता है। वो पानी ढूंढती है और जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता है वो उस पर जानलेवा हमला कर देती है। उसको देखकर साफ पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो अंदर से जल रही है, उसका जिस्म तप रहा है और उसकी त्वचा स्किन लाल पड़ चुकी है और पसीने के साथ साथ पील हो रही है, यानी उतर रही है। रेस्टोरेंट में मौजूद एक पुलिस ऑफिसर हालात को काबू में करने के लिए उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉडल इतनी ताकतवर और खतरनाक हो चुकी होती है कि वो उस ऑफिसर को वहीं मार डालती है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, जहां तक पुलिस की भारी नफरी उसे घेर चुकी होती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, वो मॉडल अचानक फट जाती है और उसके शरीर के चिथके उड़ जाते हैं। खून और मांस का एक ढेर वहां बिखरा रह जाता है। इस भयावह घटना के बाद कहानी का रुख पेरिस की तरफ मुड़ता है, जहां हमें दो FBI एजेंट्स कूपर और जॉर्डन से मिलवाया जाता है। दोनों एक होटल के कमरे में होते हैं और हमें पता चलता है कि उनके बीच एक कैजुअल रिश्ता है। जॉर्डन कूपर को याद दिलाती है कि वो सिर्फ कैजुअल सेक्स पार्टनर्स हैं और उनके बीच कोई गंभीर प्रेम संबंध नहीं है। उनकी बातें जॉर्डन की नई ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की तरफ मुड़ती हैं। जॉर्डन स्वीकार करती है कि इस सर्जरी के बाद वो खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी यानी कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है। फिर वो बात का रुख बदलते हुए कूपर की पिछली डेट के बारे में पूछती है। कूपर बताता है कि वो डेट कुछ खास अच्छी नहीं रही, क्योंकि उस महिला ने कूपर के दांतों को लेकर कुछ अजीब टिप्पणी की थी और उसे दांत ठीक कराने की सलाह दी थी। जॉर्डन ये सुनकर हैरान होती है कि कूपर इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे ऐसी रूढ़ी लातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कूपर अपनी इस आत्मविश्वास का श्रेय किंसुगी की कला को देता है। वो बताता है कि जब वो मिलिट्री में था, तब एक किंसुगी मास्टर ने उसे सिखाया था कि कमियों और इम्परफेक्शंस को छुपाने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए, जैसे टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है ताकि वो और भी सुंदर दिखे। अगली सुबह दोनों FBI एजेंट्स अपने ऑफिस पहुंचते हैं। हालांकि रात भर पार्टी करने की वजह से जॉर्डन को थोड़ा पछतावा हो रहा होता है। ऑफिस में उनकी मुलाकात विंसेंट से होती है। जॉर्डन बिना वक्त गंवाए कैटवॉक पर हुए उस खौफनाक हादसे की गंभीरता के बारे में बताती है। विंसेंट उन्हें बताता है कि पिछले कुछ महीनों में लंदन और बर्लिन में भी बिल्कुल ऐसे ही हादसे हुए हैं, जहां लोग अचानक फट गए थे। हालांकि एजेंसीज को लगता है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर किस वजह से लोग इस तरह से एक्सप्लोड हो रहे हैं। ये मामला अब इंटरनेशनल लेवल पर एक रहस्य बन चुका होता है। इसी दौरान कहानी जर्सी शिफ्ट होती है, जहां हमें जेरेमी नाम के एक मोटापे से ग्रस्त आदमी से मिलवाया जाता है, जो अपनी मां के साथ रहता है। जेरेमी की जिंदगी काफी मायूस और अकेलेपन से भरी हुई है। वो ज्यादातर वक्त अपने बेसमेंट में अकेला रहता है और पॉर्न देखने में व्यस्त रहता है। उसकी जिंदगी में तब एक नया मोड़ आता है जब एक सेक्स चैट रूम में एक महिला उसे नजरअंदाज करके एक अमीर क्लाइंट के पास चली जाती है, जिससे जेरेमी को बहुत बेइज्जत महसूस होता है। बाद में उसे एक म्यूचुअल फ्रेंड से एक डायरेक्ट मैसेज आता है, जो उसे एक खास नंबर पर कॉल करने की सलाह देता है, ये इशारा करते हुए कि शायद वहां उसकी समस्या का कोई हल हो। वापस पेरिस में कूपर और जॉर्डन मॉर्ग जाते हैं ताकि मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट देख सकें। मेडिकल एग्जामिनर उन्हें हाल ही में हुई घटना के विक्टिम के अवशेष दिखाती है। दोनों एजेंट्स ये देखकर दंग रह जाते हैं कि विक्टिम का शरीर पूरी तरह से पिघल चुका है, लिक्विफाइड, और मौत की कितनी देर बाद भी उसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है। दुख की बात ये होती है कि मेडिकल एग्जामिनर के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं होता। बस इतना पता चलता है कि विक्टिम के शरीर में एक अनजान वायरस पाया गया है, जो इस सब का जिम्मेदार हो सकता है। ये वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था, जो इस केस को और भी पेचीदा बना देता है। कहानी फिर से जर्सी लौटती है, जहां जेरेमी उस प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पहुंचता है जिसका जिक्र उसके दोस्त ने किया था।
वहाँ वो डॉक्टर के सामने अपना दिल खोल कर रख देता है और बताता है कि कैसे दुनिया उसे बदसूरत होने का एहसास दिलाती है और वो कितना अकेला महसूस करता है। वो उम्मीद कर रहा होता है कि डॉक्टर उसे एक हॉट गाय या चैड, जैसा कि डॉक्टर कहता है, में बदल देगा। डॉक्टर यहाँ जेरेमी की भावनाओं के साथ खेलता है और उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है, ये वादा करते हुए कि वो उसे एक खूबसूरत मर्द बना देगा जिसके पास जीने का एक मकसद होगा। जेरेमी अभी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा होता है उसमें हंसने वाली कोई बात नहीं होती, बल्कि सब कुछ बहुत संदेहजनक लगता है। पेरिस में वापस आकर कूपर और जॉर्डन पिछले हादसों की फोरेंसिक रिपोर्ट्स की जांच करते हैं। उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है कि मरने वाले सभी विक्टिम्स अचानक से मॉडल्स बन गए थे। उन सब ने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था और एक को छोड़कर सब ने अपने नाम भी बदल लिए थे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर ये पहचानना नामुमकिन था कि ये वही लोग हैं जो बाद में मॉडल्स बन गए और फट गए। जॉर्डन और कूपर को ये बात बहुत अजीब लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि इन मॉडल्स का सोशल मीडिया पर कोई भी पुराना वजूद नहीं था, जैसे वो रातों रात पैदा हुए हों। वो गर्मिन विक्टिम के केस को फॉलो करते हैं जिसने अपना नाम नहीं बदला था। कूपर को शक होता है कि उसकी मां की मौत अचानक और रहस्यमयी तरीके से नेचुरल कॉजेज से हुई थी। कूपर को शक होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो बॉबी को एक्सह्यूमेशन यानी कब्र से निकालने का ऑर्डर देता है ताकि और लीड्स मिल सकें। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। इस बीच जर्सी में जेरेमी अपने चेहरे की सर्जरी करवाने के बाद एक बार में जाता है। वो बहुत खुश होता है जब महिलाओं का एक ग्रुप उसके पास आता है और उसे हॉट कहता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बदल गई है और उसके अच्छे दिन आ गए हैं। वो रात भर पार्टी करता है, लेकिन उसकी ये खुशी तब काफूर हो जाती है जब वो महिलाएं उसे धोखा देती हैं। जब जेरेमी टॉयलेट में होता है, वो सारा बिल उसके नाम छोड़कर वहां से भाग जाती हैं। ये घटना जेरेमी के लिए गहरा सदमा होती है और उसे एहसास होता है कि सिर्फ चेहरा बदलने से लोग उसे इज्जत नहीं देंगे। अगली सुबह गुस्से और निराशा में भरा जेरेमी वापस उसी सर्जिकल सेंटर जाता है और वहां रिसेप्शन पर मौजूद महिला और कुछ स्टाफ मेंबर्स को मार डालता है। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए जेरेमी को मनाने की कोशिश करता है और उसे एक और मौका देने की भीख मांगता है। डॉक्टर जेरेमी को होटल ले जाता है और वहां का पेंट हाउस स्वीट बुक करता है। वो जेरेमी को विश्वास दिलाता है कि जो प्रोसीजर अब होने वाला है वो सच में उसकी जिंदगी बदल देगा। इस वक्त तक जेरेमी को डॉक्टर पर शक हो चुका होता है और वो सोचता है कि खुद को मारने से पहले डॉक्टर को ही मार दे, लेकिन डॉक्टर की बातों में आकर वो रुक जाता है। डॉक्टर जेरेमी को कपड़े उतारने का हुक्म देता है और कहता है कि वो क्लेयर का इंतजार करें। जब क्लेयर वहां पहुंचती है तो डॉक्टर वहां से चला जाता है। क्लेयर, जो एक रहस्यमयी महिला होती है, जेरेमी के साथ हम बिस्तर होती है। लेकिन अगली सुबह जब जेरेमी जागता है तो उसे तेज बुखार होता है और एक ऐसी प्यास लगती है जो किसी तरह से नहीं बुझती, बिल्कुल वैसी ही प्यास जैसी उस पहली मॉडल को लगी थी। अचानक उसका बुखार बढ़ता जाता है और उसका शरीर बदलने लगता है, बॉडी शिफ्टिंग। थोड़ी देर में वो एक कुकून जैसी चीज में बंद हो जाता है। कुछ वक्त बाद जेरेमी उस चिपचिपे कुकून से खुद को आज़ाद करता है और महसूस करता है कि वो पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका है। वो हैरान होने के बजाय खुश होता है, क्योंकि अब वो एक टिपिकल अल्फा मेल जैसा दिख रहा है, जैसा वो हमेशा से बनना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में कूपर और जॉर्डन को उस अनजान वायरस के जीनोम रिजल्ट्स मिलते हैं। पता चलता है कि ये वायरस सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के जरिए ही फैलता है। उनकी बॉस का मानना है कि ये वायरस कुदरती नहीं बल्कि मैन मेड है, यानी इंसान का बनाया हुआ, क्योंकि इसकी सीक्वेंसिंग किसी फ्रैंकेनस्टीन जैसी लगती है जो नेचर के खिलाफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनका बॉस उन्हें वेनिस भेजता है। वहां खबर मिलती है कि एक इटालियन मॉडल की मौत भी उसी वायरस से हुई है। अब ये साफ हो चुका है कि ये एक ग्लोबल संकट है और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है जो लोगों को खूबसूरती का लालच देकर मौत के मुंह में ढकेल रही है। और यही एपिसोड एंड होती है।